तो आज पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए प्रदेश के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की वो मजबूती भी सामने आएगी जिसे पूरी दुनिया यहां पर आने वाले वक्त में देखेगी। लेकिन जो मौजूदा वक्त में कुछ देर बाद तस्वीर नजर आएगी वो होगी महासैन्य की वो ताकत जो वायुसेना के वायु वीरों के गर्जन करते हुए वो तस्वीर। लेकिन कार्यक्रम के बाद करीब 1:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ हरकुलस विमान से उतरेंगे, उस हरकुलस विमान से जो कि बेहद ताकतवर विमानों में शुमार है और साथ ही जिसने कोरोना काल में अपनी बेहद अहम भूमिका यहाँ पर निभाई, राहत सामग्री को लेकर जिस तरह से जन जन तक हरकुलस विमान बड़ी तादाद में सामने आकर पहुंचे, वो एक तस्वीर रहेगी। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन के साथ साथ हर वो तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी जो ये बताएगी, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनती हुई नजर आएगी आने वाले वक्त में। फिलहाल 9 जिलों से ये होकर गुजरेगा, धीरे धीरे इसका दायरा भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन आज होने वाला है। इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में जब रखी थी और उसके बाद कोरोना का जो काला साया सामने आया, फिर भी इसका काम बेहद तेजी के साथ होता चला गया और आखिरकार वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब सामने आ चुका है जो कि कुछ देर बाद यहाँ पर उद्घाटन के तौर पर नजर आएगी। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और उसके बाद मिराज 2000 सुखोई 30 जगुआर का शानदार एयर शो भी आज दिखाई देगा। इसका भी आयोजन बेहद बड़े स्तर पर किया गया है जो ये बताएगा कि पूर्वांचल के जमीन को छूते हुए किस तरह से इस हवाई पट्टी को, इस एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में योगी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और साथ ही साथ पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर रहा है जिसके लिए करीब 3 किलोमीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप भी तैयार की गई है। इसकी रिहर्सल की तस्वीरें भी पहले कुछ दिनों में सामने आ चुकी है और करीब 36 महीने में आखिरकार ये बनकर तैयार हो गया। बेहद तेजी के साथ इसका काम बढ़ता चला गया और लागत का जिक्र करें तो करीब 22,500 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अब ईस्ट और वेस्ट यूपी को जोड़ेगा और जैसे ही ईस्ट और वेस्ट यानी कि पश्चिमी और पूर्वी यूपी जुड़ जाएगा, उसके बाद आप देखिए किस तरह से मजबूती आएगी वाणिज्य तौर पर, व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। और इसी मजबूती के लिए साथ कहा जा सकता है कि बस कुछ ही देर में ये लोगों को सब समर्पित कर दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर देंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी उनके जरिए संबोधित किया जाएगा। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, कहा जा सकता है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के जरिए अर्थव्यवस्था की मजबूती की भविष्य की ये तस्वीर तो सामने आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आज सैन्य शक्ति का भी वो प्रदर्शन सामने आएगा जो कि एयर शो किया जाएगा और 45 मिनट का ये पूरा एयर शो यहाँ रहने वाला है। बिल्कुल समीर, आपने सही कहा कि 45 मिनट का एयर शो यहाँ पर होने वाला है जिससे हम अपनी शक्ति दिखाएंगे पूरी दुनिया के सामने। इसके अलावा हम सुबह से लगातार हम आपको बता रहे थे, हम दर्शकों को बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने और देखने के लिए बड़ी तादाद में स्थानीय लोग पहुंचते हैं और मैं वही तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचते जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए। जिधर भी मैं कैमरा पैन करूंगा आपको केवल स्थानीय लोग ही दिखेंगे यहाँ मंच की तरफ आते हुए, हैंगर की तरफ आते हुए। ठीक वही हैंगर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लोगों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जहां पर 45 मिनट का एयर शो होगा। 1:20 पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। C-130J सुपर हरकुलस के जरिए वो यहाँ पर पहुंचेंगे और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अगर बात करें तो C-130J सुपर हरकुलस से तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। साथ में एक सुपर हरकुलस और एक लैंड होगा जिसमें मौजूद होंगे गरुड़ कमांडर, स्पेशल कमांडर टेक्निकल टीम, एक मिराज 2000 यहाँ पर लैंड होगा। बाकायदे यहाँ पर ड्रिल की जाएगी क्योंकि जब हरकुलस या फिर मिराज 2000 कहीं लैंड होता है और उसका मशीन एक बार बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद दोबारा ड्रिल की जाती है, मशीन को चेक किया जाता है और फिर यहाँ से उड़ान बढ़ाया जाता है, तो वो ड्रिल पूरा होगा। इसके अलावा तकरीबन 25 फाइटर प्लेन ऐसे होंगे, मिराज 2000, सुखोई, जगुआर जो कि अत्यंत लो फ्लाई करते हुए निकलेंगे या फिर टच डाउन करते हुए, चुम्बन लेते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यहाँ से निकलेंगे। मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा एक बार फिर से कि देखिए किस तादाद में यहाँ पर भारी भीड़ स्थानीय लोगों की यहाँ पर लगातार
प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए 1:20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। इस वक्त समय हो रहा है 11:40 और देखिए ये भीड़। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास क्योंकि एक तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसका इंतजार जिस तरह से किया जा रहा था और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरकुलिस विमान से पहुंचेंगे और साथ ही काफिले के साथ जब पहुंचेंगे उद्घाटन किया जाएगा, जनसमूह संबोधित किया जाएगा। और उससे पहले एयरफोर्स के विमानों का यहाँ पर आना, हेलीकॉप्टर्स का यहाँ पर आना लगातार, वो तस्वीरें भी हमने पहुंचाई है। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप सभी देख रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद उसके बाद यहां से उड़ान भरता हुआ, यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पहले हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है और उसके बाद हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद सीधे यहां से उड़ान भरता हुआ। इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर ने थोड़ी सी उड़ान भरी, फिर यू टर्न लिया और वापस जो है लखनऊ की तरफ जाता हुआ। ये जो डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं जिधर हेलीकॉप्टर जा रहा है वो सीधे वो रास्ता जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को टच करता हुआ अब यहां से हेलीकॉप्टर निकल चुका है। यानी तैयारियां पूरी जोरों पर है। दोपहर 1:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। C-130J सुपर हरकुलस फ्लाइट से वो एयरफोर्स के विमान से वो सीधे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, उसके बाद लोगों को समर्पित किया जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ईस्ट और वेस्ट यूपी अब आपस में जुड़ने जा रहा है जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जाएगा। मंच की वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास जगह बनाई गई है। क्या कुछ ये पूरी तैयारियां हैं, ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। कुछ ही घंटे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस हैंगर के अंदर हो जाएगा। 1:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी C-130 हरकुलस फाइटर प्लेन से यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे यहां पर पहुंचेंगे इस हैंगर में। और इसका देखिए सुरक्षा का जायजा इस वक्त जो है यहां पर सीनियर अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का वो लेते हुए कि यहीं से एंट्री हो रही है आम लोगों की जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर जायजा ले रहे थे। तो एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए एक दूसरी तस्वीर किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर अपना पोजीशन लेते हुए, ये एक दूसरी तस्वीर देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो अपना पोजीशन लेते हुए, कुछ अपना पोजीशन ले चुके हैं और कुछ लेने की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और सीधे वो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है उस हैंगर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर 2:50 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ये उस हैंगर की तरफ जा रहे हैं जहाँ से वो बैठ कर एयर शो देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी सरकार के कई मंत्री होंगे, स्थानीय सांसद होंगी, इसके अलावा स्थानीय विधायक होंगे। वो सभी लोग जो है उस 3 हैंगर जो बने हुए उसी तीन हैंगर से बैठकर एयर शो देखेंगे। और देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है उसी 3 हैंगर की तरफ जाते हुए। तो आज 2 बड़ी तस्वीरें यहां से सामने नजर आएंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो नजर आएगा ही, जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। भविष्य की एक मजबूत तस्वीर इससे बनेगी। दूसरी तस्वीर वायुसेना के लड़ाकू विमान जब यहां पर आएंगे और उतरेंगे और उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बनेगी, उस दौरान भी सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है? 9 जिलों को फिलहाल ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो कवर करेगा। ये वो 9 जिले हैं जो कि अपने विकास की राह तक रहे थे एक लंबे वक्त से। इन 9 जिलों के साथ साथ बाकी किस तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत होती नजर आएगी आज? जिलों को कनेक्ट किया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, यानी 9 जिलों में व्यापार बढ़ने का पूरी संभावना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे अवनीश अवस्थी जो कि रुपेडा के चेयरमैन है, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि इससे व्यापार बढ़ेगा इन क्षेत्रों में। इसके अलावा अगर आप मैं युगल से कहूंगा कि आपको तस्वीरें लगातार दिखाता रहा है। अब देखिए इसके अलावा जो 3 जिले हैं इन 9 जिलों में से गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये जो 3 जिले ये कम विकसित जिले हैं। ये कम विकसित जिलों को ज्यादा संभावना है कि वहाँ पर व्यापार ज्यादा बढ़े, क्योंकि गाजीपुर से लखनऊ पहुंचने में काफी वक्त समय लग जाता था, 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता था। लेकिन अब ये एक्सप्रेसवे बन जाने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे ही आज लोगों को समर्पित किया जाएगा उसके बाद महज 3.5 से 4 घंटे में ये सभी जो व्यापारी होंगे वो लखनऊ पहुंच पाएंगे। और केवल लखनऊ नहीं, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर और बलिया वो जिला है जो सीधे टच कर रहा है बिहार के बॉर्डर को, यानी बिहार
से आप सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच सकते हैं और जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खत्म होता है उसके बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है और उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे खत्म होते हैं, आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे खत्म हो जाता है। तो जाहिर तौर पे पूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है। तो जाहिर तौर पे आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ये काफी अच्छा है उत्तर प्रदेश के लिए और जो जिले इसको टच कर रहे हैं वहाँ काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है वहाँ व्यापार की। जी बिल्कुल, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उन तमाम खासियतों को जान लेना भी बेहद जरूरी है क्योंकि करीब 22,000 करोड़ की लागत से बना ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपनी मजबूती के लिए किस तरह से आने वाले वक्त में जाना जाएगा उसकी एक झलक भर आज दिखाई देगी जब लड़ाकू विमान जो है वो इस स्ट्रिप पर उतरते हुए इन तस्वीरों के साथ मैं प्रणय चाहूंगी अपने दर्शकों तक वो पूरी जानकारी पहुंचाना क्योंकि बेहद 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 खास अर्थव्यवस्था के लिहाज से, सैन्य शक्ति के लिहाज से ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ जाती है। इस एक्सप्रेसवे की एक नहीं कई खूबियां हैं, आप इसे महज रास्ता जोड़ने के लिहाज से मत समझिए। एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियों को लड़ाकू जेट विमानों को आपातकाल में किस तरह से उतारने में सक्षम है वो भी इसकी मजबूती की एक सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पर है। आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमान के उतरने उड़ान भरने के लिए आप देखिए किस तरह से 3 किलोमीटर से ज्यादा की ये पूरी हवाई पट्टी यहाँ पर तैयार की गई है जो कि आज मजबूती के तौर पर यहाँ पर सामने आएगी। जेगुआर, मिराज 2000, सुखोई AN-32 जब इस पर उतरेंगे, हरकुलस विमान से जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है वो इस बात का संदेश देते हुए नजर आएगा कि जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यहाँ पर बनाया गया है वो आखिर किस तरह से एक महामजबूती लिए हुए है। और इतना ही नहीं, 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 118 छोटे ब्रिज भी इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक बेहद अहम हिस्सा यहाँ पर है। 271 अंडरपास और करीब 503 पुलिया, 13 इंटरचेंज समेत 6 टोल प्लाजा, 5 रैम प्लाजा भी इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिन 9 जिलों को अभी ये जोड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने क्या कुछ ट्वीट किया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के विकास पथ में आज का दिन विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का अभिनंदन करता हूं। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जरिए ये ट्वीट यहाँ पर किया गया है। एक बात बिल्कुल यहाँ पर साफ है कि अमित क्या कुछ कहा जा सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी तस्वीर लगातार आप दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, हमारी पूरी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर दिखा रही है, महज ये एक उद्घाटन भर नहीं है, ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत किस तरह से आगे बदल रही है और इसमें उत्तर प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सबीना, जिस तरीके से अब एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और सभी एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है और जिससे कि कभी भी अगर एयरफोर्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो उस पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। केवल फाइटर प्लेन ही नहीं, हमारे दूसरे प्लेन भी एयर स्ट्रिप पर लैंड कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ी उपलब्धि है और अगर सरकार के नजरिए से देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के लिए ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसका जो उद्घाटन है जब लोगों को समर्पित करेंगे तो जाहिर तौर पर चंद महीनों बाद चुनाव है और चुनाव में जाएंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य को लेकर वो लोगों के बीच में वो बताएंगे कि कितने कम समय में 22,500 करोड़ का पूरी लागत एक तैयार की गई थी इसको बनाने में, लेकिन जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। और खास तौर से अगर हम बात करें तो जो कम विकसित जिले हैं पूर्वांचल के, अगर जिले देखें तो अब इनमें से जो सबसे कम विकसित है वो है गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ। इसके अलावा भी देखें तो सुल्तानपुर हो चाहे सुल्तानपुर हो चाहे अकबरपुर हो चाहे वो जो तमाम जिले जो है उतने तरीके से विकसित नहीं है। तो उन जिलों को विकसित करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की ये जो सौगात है ये योगी सरकार के मुताबिक कि बहुत बढ़िया होगा। अगर यहाँ पर व्यापार करना कोई चाहेगा तो जो व्यापारी होंगे, जो उनके जो मालवाहक गाड़ियां होंगी, जो बड़े बड़े ट्रक्स आएंगे वो तुरंत लखनऊ बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। और लखनऊ ही नहीं, अगर उन्हें दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली भी बहुत कम वक्त में लग जाएंगे। जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं था और किसी को गाजीपुर से लखनऊ पहुंचना था सवीना, तो उस वक्त 10 घंटे या उससे भी ज्यादा वक्त लग जाता था क्योंकि उनको सिंगल लेन सड़क लेनी होती थी। गाजीपुर से आजमगढ़ आते थे, आजमगढ़ से आगे का सफर तय करते थे शहर के अंदर से। लेकिन ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
बना है, बाहर सभी जिलों को टच करते हुए निकल रहा है, तो जाहिर तौर पर इससे व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और अगर हम बात करें समय की, जो जुलाई 2018 में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, माफी चाहता हूँ, इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद जिस तरीके से कोरोना वेव के दौरान पहला वेव आया, दूसरा वेव आया, इस दोनों वेव के दौरान भी लगातार इस पर काम चलता रहा, युद्ध स्तर पर काम हुआ और आखिरकार देखिए बहुत ही कम वक्त में 21,000 करोड़ की लागत में यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार है। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये है और इस पर 3.2 किलोमीटर का लंबा एयर स्ट्रिप बनाया गया है, जिसे डिफेंस कभी भी चाहे, एयरफोर्स कभी भी चाहे तो इसका इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अपना ले सकता है। कभी भी इस पर एयरफोर्स के जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद उद्घाटन इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का होगा। एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसकी तैयारियां उस दौरान भी चलती रही जब था, लेकिन इसके काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, बल्कि और तेजी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये काम आगे बढ़ता चला गया। जुलाई 2018 में जब नींव डली तब सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये पूरा काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा, लेकिन आज वो वक्त आ गया है जब ये मेगा प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अपने हरकुलिस विमान के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ जब उतरेंगे तो उसके बाद एक जनसमूह को संबोधित भी करेंगे और फिर तस्वीर नजर आएगी 45 मिनट के उस मेगा शो की, उस एयर शो की, जिस पर नजरें सभी की टिक जाएंगी। आसमान में एक शानदार तिरंगा भी नजर आएगा और जो पूरी तैयारियां यहां पर नजर आ चुकी हैं उसका निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया है। लगातार उनकी नजर उस दौरान भी रही जब वो प्रदेशवासियों को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस बीच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, उसी मजबूती के साथ ये काम आगे बढ़ता चला गया और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पर अपनी पूरी निगरानी के साथ इस काम को देखते चलेगा। निरीक्षण इससे पहले भी किया गया क्योंकि वो जानते हैं कि आज का दिन बेहद खास है और एक ऐसा खास दिन जिसके लिए ये पूरी तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं, बस इंतजार है उद्घाटन का। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए और यहां के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। आज के डेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। अब लोग लखनऊ बैठेंगे, 2-3 घंटे में आजमगढ़ अपने अपने गंतव्य स्थान पर तुरंत पहुंचेंगे। एक मतलब लगेगा कि सड़क कोई बना है, ईमानदारी से बनी और केंद्र राज्य का पैसा कम हुआ है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कुछ मोदी यहाँ पर हरकुलिस विमान से उतरेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचा दे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यहाँ निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने तमाम अफसरों से बातचीत भी की, लेकिन इस बीच उनका ट्वीट भी यहाँ पर सामने आया है। तो अब लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि विकास की इबारत लेकर यहाँ पर सामने आ रहा है वो दिखाई दे रहा है और ये ट्वीट भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एक के बाद एक कई ट्वीट अब तक केंद्रीय मंत्रियों के जरिए सामने आ चुके हैं और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी रहे हैं। जाहिर सी बात है आज अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद खास ये दिन है, आज सैन्य शक्ति के लिहाज से ये दिन बेहद खास है। ये महज कोई उद्घाटन भर नहीं है बल्कि उद्घाटन के पीछे भविष्य की वो मजबूत तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि महाशक्ति है और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जब मिराज 2000 सुखोई जगुआर AN-32 यहाँ पर उतरेंगे, हरकुलिस विमान यहाँ पर उतरेगा जो कि अपने आप में बेहद काबिल विमानों में शुमार रहा है, जिसने वक्त में हर आपात स्थिति में साथ दिया है और हर लड़ाकू विमान, फाइटर जेट और इन विमानों की अपनी खासियत है जो आज चूमते नजर आएंगे इस एयर स्ट्रिप को। और जब वो तस्वीर यहाँ से
सामने आएगी। 45 मिनट का ये पूरा एयर शो यहाँ पर रहने वाला है और इस एयर शो के जरिए आएगी वो भव्य तस्वीर जिसकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं और इस पर नजर भी खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बनाए रखे हुए हैं। निरीक्षण की तस्वीरें भी उनके जरिए यहाँ पर सामने आई और ढोल नगाड़ों की वो तस्वीर भी हमने आपके सामने पहुंचाई जहां पर स्वागत की पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। खुशी नजर आ रही है। वो 9 जिले अब आपस में जुड़ने वाले हैं। इस उद्घाटन के बाद लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे जो कि अब तक काफी पिछड़ी श्रेणी में आ रहे थे, जहां विकास की अब तक इबारत लिखी जा रही थी, जहां विकास नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक एक कर पूरी तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। और गुजरात में जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से फैसला लिया गया है उसके बाद से ही लगातार विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी सफाई दी गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या एमसीडी की तरफ से लिया गया फैसला सही है या फिर गलत है। लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है। आपको ये बता दें कि गुजरात के राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद नगर निगम के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। इन जगहों पर नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों, धार्मिक स्थानों, पार्क, स्कूल और कॉलेज के आसपास नॉन वेज बेचने वाले ठेले लगाने पर रोक लगा दी है। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष देवांग दानी ने यह बताया है कि स्कूलों, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में और सार्वजनिक सड़कों पर नॉन वेज खाना बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें नॉन वेज खाने को पूरी तरह से ढककर रखने का निर्देश दिया गया है। अहमदाबाद महानगर से लोगों की शिकायत आ रही थी कि जो मुख्य जनमार्ग है वहाँ पे नॉनवेज, अंडा, आमलेट, मछली ये सब की लारी दिखाई देती थी, तो लोग बहुत सिफारिश करते थे। तो आज टाउन प्लानिंग कमेटी के अंदर एक निर्णय किया गया कि जो जनमार्ग है वहाँ से ये लारी हटाई जाएगी। बाद में धार्मिक प्लेस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉल है, उसके आसपास भी 100 मीटर के दायरे में भी एक स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव था, वो ठहराव 100 मीटर के अंदर नहीं रह सकते। तो इस मुताबिक आज की टाउन प्लानिंग कमेटी ने एक निर्णय किया है कि अहमदाबाद के सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहाँ से ये लारी, अंडा, आमलेट, नॉनवेज, मछली की लारी हटाई जाएगी। और जनक इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। जनक, क्या कुछ तर्क सरकार की तरफ से या एमसीडी की तरफ से दिया जा रहा है? जिस तरीके से गुजरात के 3 शहरों में नॉनवेज को लेकर सख्ती दिखाई दे रही है और इस फैसले को किस तरीके से गुजरात की जनता देख रही है? देखिए रितिका, जैसे ही नगर निगम ने फैसला लिया उसके बाद उसका रिपरकेशन आने थे ही और उसके बाद विरोध भी शुरू हो गया। हालांकि कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये साफ कर दिया कि सड़कों पर जब ठेले होंगे तो उसको वो केवल अतिक्रमण नहीं, वो ट्रैफिक में कहीं अड़चन नहीं है वही देखने की बात है। इसको खाने ना खाने से कोई आपत्ति नहीं है सरकार को, ये उनको खुलासा कल करना पड़ा। लेकिन तब तक ये विवाद बहुत गर्मा गया और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि अहमदाबाद के जो ठेला एसोसिएशन है उनकी ओर से यहाँ पर लोग व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी जिनका घर का गुजारा उसी ठेले से चलता है, जब पूरे दिन रात को वो वहाँ पे जाते हैं और जो भी प्रोडक्ट देते हैं उसकी बेचते हैं और उसके बाद उनका घर का गुजारा होता है। उनसे बात करते हैं दरअसल कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आप ये गैजेट ऑफ इंडिया लेके खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो मंत्री साहब ने निवेदन दिया है कि ग्रैंड लेबिंग जिसको कहा जाता है, वो खुद कायदा मंत्री थे, उनको पता है हमारे पे ऐसा ये शब्द एकदम हमारी इज्जत उतारने वाला है। और इसमें लिखा है, ये राजपत्र में, भारत का राजपत्र है और इसमें लिखा है कि हमको पथ विक्रेता ऐसा शब्द दिया गया है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट। और ये जो लारी हटाने का अभी जो काम इन्होंने चालू किया है, इसमें कोई भी जात का डिसीजन किसी को बिना पूछे तानाशाही वाला निर्णय है। और दूसरी बात रही है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 ये एक लागू अगर हो जाता है तो ये सब करने की जरूरी नहीं है। पर ये तो सरकार कह रही है कि अतिक्रमण कर रहे हैं आपको, इसलिए ये हटाना पड़ रहा है। सर, सरकार जो जगह देती है स्ट्रीट वेंडर एक्ट का लागू करता है, हॉकिंग जोन बना देते हैं, नॉनवेज और वेज के सब स्टॉल अलग कर देती है, तो स्ट्रीट वेंडर सब वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, तो रोड पे कोई खड़ा ही नहीं रहेगा। नगर निगम की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसे तानाशाही फैसला बताते हुए यहाँ के लोग, ठीक है जनक लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि अहमदाबाद में नगर निगम का फैसला नहीं मानने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। नगर निगम के कुछ कर्मचारी सड़क किनारे नॉनवेज खाने का ठेला लगाने वालों को वहां से
हटाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नगर निगम की कार्रवाई पर ठेला लगाने वालों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर निगम की ओर से उन्हें इस बात की पहले जानकारी नहीं दी गई। तकलीफ तो होता है, क्यों नहीं यार, एक रोजगार बंद हो जाता है हमारा, तो मतलब तकलीफ तो होता है, लेकिन पहले बोलना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं मत लगाओ यूँ, तो हम मतलब नहीं लगाते, तो ये मतलब डायरेक्ट उठा लिया लारी, तो मतलब उनको बोलना तो चाहिए ना पहले यूँ। तो हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा, तो ये हम लोग का गुंजाइश होगा, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर चोरी चराकी करेंगे तो बोलेगा आप लोग चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, तो फिर ये लोग आप नहीं कुछ निकालिए या धंधा करवाइए, नहीं तो कहीं जगह दीजिए। यही हम लोग का आपको है बोलने का बस। और अहमदाबाद में नगर निगम के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहां प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों का ये कहना है कि सरकार ऐसा फैसला करने से पहले उन्हें दुकान लगाने के लिए जगह दे। दुकानदारों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जाने की बात कही है। गुजरात के अलग अलग नगर निगमों द्वारा एक फैसला लिया गया जिस पर विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल नॉनवेज के जो ठेले होंगे सड़कों पर, उसको वहाँ खड़ा रहने नहीं दिया जाएगा। खासतौर पर सार्वजनिक जगह, चाहे वो बागीचे हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेज हो, चाहे मंदिर के आगे का हिस्सा हो। ऐसे में जब ये सरकार की ओर से, खासतौर पर नगर निगम की ओर से ये जब फैसला लिया गया, तो उसका विरोध करने के लिए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो अपना घर का गुजारा करते हैं ठेला चलाकर, वो आज विरोध करने यहाँ पर उतरे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि दरअसल उनकी क्या बात है और क्यों वो विरोध कर रहे हैं। क्यों ये आप विरोध करने उतरे हैं सबको का? अभी धंधा बंद कर देगा तो बच्चे लोग को क्या खाएंगे? बच्चे छोटे, हमारे पति के 60-65 साल की उम्र है और मेरा 60 साल हो रहा है, तो अभी ऐसे में तो सरकार रिटायर्ड कर देती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, कहाँ जाएंगे? घर का गुजारा करना मुश्किल है। क्या दिक्कत है दरअसल? अगर सरकार कहती है कि आप सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं, सरकार कहती है कि हम रोड पे आक्रमण कर रहे हैं, तो हमारी मांगनी एक ही है कि हमको जो हमारे लिए नियम बनाया गया है, जो कॉरपोरेशन को बोला गया है कि हमको प्लॉट फाड़ के दे, तो कॉरपोरेशन हमारे लिए वो क्यों नहीं मतलब आगे बढ़ रही है, और ये प्रशासन आगे बढ़ के और हम लोगों को परेशान करता है। जो सरकार प्रशासन को ऑर्डर देती है उसमें हम लारियों वालों को उठाना और परेशान करना चालू कर देते हैं। जनक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। जनक, देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें हटाया जा रहा है तो इसको लेकर विकल्प भी नगर निगम की तरफ से सुझाया जाना चाहिए, कदम उठाया जाना चाहिए। तो ऐसे में किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या वाकई एक ये बड़ा मुद्दा बन रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोग ही हैं, उनसे पूछते हैं दरअसल कि क्या उनके पास फिर ऑल्टरनेटिव बचता है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर सरकार नहीं मानती तो फिर किस तरीके का ऑल्टरनेटिव आपके पास बचता है? क्या आप हाईकोर्ट में इसको चुनौती देंगे? जी, हाईकोर्ट में आज हम जाने वाले हैं और उस हाईकोर्ट के द्वार खड़काएंगे, जो डिसीजन आएगा उससे, क्योंकि गुजरात सरकार की हाईकोर्ट तो सबसे बड़ी हाईकोर्ट है और मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि जिसको जो खाना वो खा सकता है, तो फिर ये नगर पालिका ऐसा क्यों कर सकती है? बिल्कुल, नगर पालिका ऐसा फैसला क्यों लेती है? क्या कहेंगे? आप भी सब हाथों में ये बैनर लेके खड़े हैं, सरकार नहीं मानती, चूंकि न कि केवल अब तो अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, भावनगर, सूरत सब जगह पे होगा। सर, हम हाईकोर्ट तो जाने वाले हैं। हकीकत में ये मामला तब उठा कि जब एक गुजरात के मंत्री ने ऐसा कहा कि जो नॉनवेज की लारी में से धुआं निकलता है, लोगों को स्वास्थ्य के साथ छेड़ा होता है। पर हकीकत में गुजरात में जो फैक्ट्रियाँ है, अहमदाबाद में पिराना डूंगर है, उसके अंदर जो केमिकल है, नदियाँ, उससे ज्यादा खतरा है कि हमारी लारियों से खतरा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक है। कोर्ट का रुख करने की बात कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि परेशानी सीधे तौर पर अब इन लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया बहुत जनक हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सार्वजनिक जगहों, धार्मिक स्थानों, पार्क, स्कूल और कॉलेज के आसपास नॉन वेज के ठेले लगाने वालों पर रोक लगाने के फैसले का राज्य के कानून मंत्री ने बचाव किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे उठने वाला धुआं और मसालों के इस्तेमाल से लोगों को परेशानी होती है, उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है। માંસ ખુલ્લું રાખી શકાય નહીં, માંસ ખુલ્લામાં વેચી શકાય નહીં। માંસ વેચવા માટે એમને એમની દુકાનમાં વેચવું જોઈએ। એ જાહેરની અંદર કાપે એમાં લાગણી પણ દુભાય, ધાર્મિક લાગણી દુભાતી હોય છે, લોકોને અવર જવરમાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે, એની ભયંકર વાસ આવતી હોય છે અને મોટાભાગના લોકોને નાપસંદ હોય છે અને જાહેરમાં ખુલ્લું રાખીને કેવી રીતે કરી શકાય?
और इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। અમારે તો કોઈ વેજ ખાય કોઈ નોન વેજ ખાય એનાથી અમારો પ્રશ્ન ના હોય, પણ લારીમાં વેચાતો ખાદ્ય પદાર્થ એ સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક ના હોય એટલા પૂરતી જ વાત છે। અને ક્યાંક ટ્રાફિકને અડચણ રૂપ હોય એવી ક્યાંક લારી હટાવવાની થતી હોય તો એ પાલિકા મહાનગરપાલિકા હટાવે, પણ એના માટે થઈ અને વેજ નોન વેજની વાત જ નહીં મૂકે। જેને જે ખોરાક ખાવો હોય એ ખાઈ શકે છે, એના માટે અમને કોઈ જ વાંધો નથી। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांड्या। आप देख सकते होंगे इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर अब बेहद खतरनाक होता जा रहा है, उससे स्थितियां गंभीर बनती जा रही हैं। लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है, और खास तौर पर सबसे ज्यादा और घातक असर अगर इसका किसी पर हो रहा है तो वो है छोटे बच्चे। 6 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें इसका बेहद खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ डॉक्टरों ने और जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने भी ये कह दिया है कि ये दम घोटू हवा जो है इससे बेहद नुकसान बच्चों के फेफड़ों को पहुंच रहा है। तो ऐसे में वो घर के भीतर ही अगर रहें तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब धीरे धीरे सीधे बच्चों पर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के मरीज बढ़ गए हैं, जिसमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। और बताया जा रहा है कि 6 से 15 साल के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण का खतरनाक असर बच्चों के दिमाग और फेफड़ों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही बच्चों की एलर्जी की शिकायत भी हो रही है। यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने बच्चों को सुबह और शाम के वक्त घर से ना निकलने की हिदायत भी दे डाली है, और साथ ही ये भी कहा है कि बच्चे बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकलें। खुद भी हम लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में कई तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक नॉर्मल बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी, हर चीज नॉर्मल थी, उनको भी शायद लगता है पोल्यूशन लेवल के कारण उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शन भी हैं, वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को बच्चे बाहर न जाएं। सेकेंडली, आजकल 2 साल से ऊपर आप मास्क लगा ही रहे हैं, तो मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो ना केवल कोविड से प्रिवेंशन मिलेगा, ऑफ कोर्स अगर आप N95 मास्क लगाएं तो पर्टिकुलर मटेरियल 2.5 जो PM आपका, उससे भी प्रिवेंशन मिलेगी। तो ये 2 एस्पेक्ट आप ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना मास्क के तो आप घर से बाहर निकले ही ना, क्योंकि देखिए एक और जहां कोरोना का खतरा तो था ही था, अब साथ साथ प्रदूषण भी घातक होता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंच रहा है। LNJP अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर भी यही स्थितियां हैं। ज्यादा मरीज अब बच्चों के तौर पर आ रहे हैं। और आप वहां पर एक महिला से हमारे संवाददाता ने बात की, और जब उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची में आंख में जलन जैसी बीमारियां जो लक्षण है वो देखने को मिले हैं, यानी देखिए बच्चों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसकी एक रिपोर्ट आप तक हम दिखाते हैं LNJP अस्पताल की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ने लगा है। इन दिनों अगर बात करें तो बच्चों में काफ़ी परेशानियां नजर आ रही हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि मौसम इतना ख़राब हो गया है कि बच्चों का बाहर निकलना अब खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में हम उस वक्त मौजूद हैं, जहां पर सुबह की OPD आपको नज़र आएगी, लेकिन दरअसल सरकार का ये कहना है कि वो तमाम कदम उठा रही है ताकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त प्रदूषण की वजह से दिल्ली और NCR के बने हुए हैं, उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जिन बच्चों को अस्थमा है या जो पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारी है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये मौसम। और कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि करीबन 30%
जो इमरजेंसी ओपीडी सर्विसेज हैं वो बढ़ गई हैं। लोग लगातार पहुंच रहे हैं ये शिकायत लेकर कि बच्चे अलग अलग शिकायत बताते हैं। कोई कहता है आँख में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और तमाम समस्याओं को लेकर अब बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके माँ बाप पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली और एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI लेवल 350 के पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है, और इसका सीधा असर अब बच्चों पर पड़ रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बच्चों को बाहर न जाने दें। तो देखिए लगातार स्थितियां गंभीर बनती जा रही हैं, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपने खुद भी देखा होगा, मैं भी मास्क लगाकर ही खड़ी हूं, क्योंकि कोरोना का खतरा तो है और साथ साथ दम घोटू हवा आपका दम और ज्यादा घोंट रही है। चलिए इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रियंका कांडपाल चाचा नेहरू अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है, दीपक रावत LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रियंका आपके पास आएंगे और चाहेंगे कि इस वक्त चाचा नेहरू अस्पताल में आप मौजूद हैं, क्या स्थितियां वहां पर हैं, कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर वहां पर पहुंचे और क्या किन तरह की तकलीफें उनके भीतर देखने को मिली है प्रदूषण के कारण? मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये चाचा नेहरू अस्पताल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे तक आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ के हेड ऑफ ऑफिस से भी हमारी बात हुई है, जिन्होंने ये बताया है कि सर्दियों के बाद वैसे ही बच्चों में जो सर्दियाँ हल्की शुरू होने वाली थी सितंबर अक्टूबर में, वैसे ही बच्चों की समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है और उस पर प्रदूषण के चलते डबल अटैक हो जाता है। तो ये यहाँ पर भी बताया गया है कि दिवाली के बाद से जब से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंचा है, तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कई फोल्ड्स में केसेस बढ़ गए हैं। सांस की दिक्कत जो है, सांस फूलना, सांस की दिक्कत, छींक, वीजिंग, ये वो तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आंखों में जलन छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पर हो रही है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल सिर्फ एक ही उपाय है कि बच्चों को बाहर निकलने से, खास तौर पर अर्ली मॉर्निंग सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, और इवनिंग के समय जब जो प्रदूषण है वो और ज़्यादा गहरा जाता है उस वक्त ना निकलने दिया जाए, क्योंकि बच्चों को शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो एस्मा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रदूषण का फर्क ऐसा पड़ता है कि हार्ट डिजीजेस या मेंटल वेलनेस में भी बच्चों की इसका फर्क पड़ सकता है। जी शिवानी। जी बिल्कुल प्रियंका, यानी स्थितियां गंभीर हैं और खासतौर पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंच रहा है तो वो है बच्चे, जिनको देश का भविष्य बोला जाता है। वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है। और आपको बता दें, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है टेरी, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे के पूरे प्रदूषण का बच्चों को पहुंच रहा है। देखिए कोरोना काल हमने देखा किस तरीके से हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता था कोरोना के दौर में, वो भी हमने देखा। लेकिन अब जिस तरीके से हवा और ज्यादा घातक होती जा रही है, हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है, उससे फेफड़ों को और ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा असर इसका बच्चों पर पड़ा। बच्चों की अगर बात कर ले तो उनको आंखों में जलन हो सकता है। आपके भी कई ऐसे बच्चे हों जिनमें ये इस तरीके के लक्षण देखने को मिल रहे हो, आंखों में जलन हो रही हो, आंख से पानी आ रहा हो, या फिर लगातार खांसी हो रही हो, सीने में दर्द हो रहा हो, या फिर किसी भी तरह की अगर लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि इस वक्त दम घोटू हवा का असर हर ओर देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। कुछ प्रदूषण के ऊपर अध्ययन किए, उनमें से एक स्टडी बच्चों पे की गई, जिसमें हमने उनकी सांस लेने की तकलीफों के बारे में बातचीत करी। यह 6 जिलों में स्टडी हुई। इसमें 14 से 15 साल के बच्चे थे शामिल। हमने देखा कि दिल्ली के बच्चों में सबसे ज़्यादा अधिक तकलीफ पाई गई। यहाँ के पोल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हमने स्टडी किया और देखा कि दिल्ली और लुधियाना के जो पार्टिकल्स थे वो सबसे अधिक टॉक्सिक थे। तो देखिए खुद डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी, सबसे ज्यादा असर क्योंकि बच्चों में ही देखने को मिल रहा है, और टेरी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। तो देखिए आप दीपक भी इस वक्त LNJP अस्पताल के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक रावत के पास जाएंगे। दीपक, किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए लगातार कोरोना काल हमने देखा किस तरीके से हमारे फेफड़े उस दौरान संक्रमित हुए थे, और अब डेंगू, मलेरिया, तमाम बीमारियां आसपास हैं, और साथ साथ प्रदूषण का स्तर इस और बढ़ता जा रहा है, इस हद तक बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को पहुंच रहा है। ये बेहद चिंता का विषय बन गया है। दीपक।
शिवानी, स्थिति सभी के लिए खराब है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बुजुर्गों के लिए और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा से जुड़ी बीमारियां हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए। लेकिन साफ तौर पर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अगर हम आंकड़े देखें तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं बच्चे कि उनको जैसे अस्थमा से जुड़े जो बच्चे हैं उनको आईसीयू में तक भर्ती करना पड़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि परेशानी किस कदर बढ़ चुकी है। तमाम अस्पतालों की आप चक्कर लगाइए तो ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो लाइनों में लोग खड़े होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं या फिर बच्चे होते हैं। तो लगातार परेशानी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है लोगों की जो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि बच्चे एलर्जी की शिकायत करते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो ये सभी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और डॉक्टर का साफ तौर पर ये कहना है कि दिल्ली एनसीआर में ये जो मौसम होता है, इस मौसम में अगर बच्चे बाहर निकलें तो ये उनके लिए खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जानलेवा तक साबित हो सकता है। शिवानी, पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में से एक रहा है। अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन चुका है। तो क्या है ये वाटर प्लस शहर, क्या क्या काम किया गया वाटर प्लस बनने के लिए और शहर के नागरिकों ने इस प्रक्रिया में किस तरह से भाग लिया है, मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the demand safai. They demand everything, and then the support. स्वच्छता